हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जूनियर चार्टर्ड। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। आज जो है ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है हमारे इंटायर ये क्रैश कोर्स के बैच में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 ऑफ योर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या है चैप्टर? इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। राइट, विल टॉक ऑल अबाउट मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या मार्किंग स्कीम है। ऑल्दो हमारे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या नोट करा था कि ऑन एन एवरेज एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं, राइट। तो अभी हम देखें कि 2015 में इट केम फॉर 5 मार्क्स, देन 2016 केम फॉर 11 मार्क्स, देन अगेन 2017 इट डिडंट केम, सो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है। 19 में हमने देखा कि सारे एग्जाम में 5 मार्क्स से ऊपर के आए हैं। ऑल्दो मेरे को लगता है कि 5 से 6 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज बनता है एग्जाम में, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ऑन अ ब्रॉडर कंसेप्ट आप दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हो। एक तो है मैनेजमेंट इटसेल्फ एंड वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक बाइंडिंग फोर्स होता है मैनेजमेंट के लिए, राइट। इट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, सो वी विल स्टडी एवरीथिंग अराउंड मैनेजमेंट एंड देन विल आल्सो स्टडी सम पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन आल्सो, राइट। तो हमारे पास हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर, राइट। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सारे डिसीजंस कोई एक बंदा तो ले नहीं रहा, कुछ बड़े डिसीजंस है तो कुछ छोटे डिसीजंस है। तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो लोग डिसीजंस लेते हैं, राइट। देन वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन पे आएंगे। इन दिस विल स्टडी इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये हमारा पूरा आज का जो है टॉपिक रहने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सी मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। आप एक प्रोसेस बता रहे हो जिससे आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, राइट। किस एम से? कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब कम पैसा लगे, कम टाइम लगे, आपका काम कंप्लीट हो रहा हो, अपना गोल्स आप अचीव कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस होता है हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals efficiently and effectively, right? I think this is very clear कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है of getting things done जिसको हम लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हैं, राइट। अब ये एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या होता है? प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, राइट। तो ये चीज हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में सीखने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक का क्या रेलेवेंस है? बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट या डिफाइन मैनेजमेंट, एक मार्कर क्वेश्चन आता है, या फिर हो सकता है इंपॉर्टेंस के साथ ये क्लब होके आ जाए। जनरली डेफिनेशन का जो परव्यू रहता है वो आपका 1 मार्क्स तक ही लिमिटेड होता है। तो आप जो है बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस मत याद करिए। जैसे आपके पास ये डेफिनेशंस है, ऑल्दो अगर आपने याद कर रखा है वेल एंड गुड है। अगर आपको याद करने का मन है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या यू फील इट इज इजी तो आप उस पर जा सकते हो। कायदे से मुझे लगता है कि ये वाला जो डेफिनेशन है इट सीम्स इजी टू मी टू रिमेम्बर, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। 1 मार्क्स का आता है, बहुत बहुत सारे डेफिनेशंस याद रखने का जरूरत है नहीं, राइट। तो आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं और आप पॉज करके चाहे तो ये डेफिनेशंस जो अदर डेफिनेशंस है जो डिफरेंट फिलोसफर्स ने दी है आप वो भी पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चंस ऑफ दिस पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ जो चैप्टर है, इसमें मार्किंग स्कीम हमने पहले दे रखा था, ये मैंने पहले आपको बता रखा कि इसी तरह आपका सारा चैप्टर होगा। फर्स्ट यू विल सी दिस मार्किंग स्कीम, देन आपके पास होगा कंटेंट ऑफ द चैप्टर, यहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हो, करेक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सी पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो हमने अभी जस्ट देखा था, वो सेम ही डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और भी जो लोग हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, उनका भी डेफिनेशन यहाँ दे रखा है, राइट। आप चाहे तो उनको भी याद कर सकते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव इट्स गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस। एक प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है सक्सेस अचीव करते हो। बाई चांस नहीं होता कि गलती से कोई सक्सेसफुल हो गया, गलती से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप जो ये जो प्रोसेस होता है हाईलाइटेड है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट ही वो प्रोसेस होता है जिससे आप अपना गोल अचीव करते हो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, राइट। और वो एक डेलिबरेट, जब आप इसके फंक्शंस पढ़ोगे, जब आप इसके फीचर्स पढ़ोगे, सॉरी, जो फीचर्स होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक डेलिबरेट फंक्शन होता है। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? किसी को जानबूझ के करना, गलती से नहीं होना। यू आर डेलिबरेटली डूइंग समथिंग, राइट। तो डेलिबरेट का मतलब होता है खुद से करना, राइट, जानबूझ के कोई चीज करना। तो ये एक ऐसा चीज है जिसको आप नोइंगली करते हो, या ऐसा नहीं कि खुद से होता है, राइट।
तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट, राइट। अब इसी का एक और क्वेश्चन था, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स एफिशिएंटली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग द रिसोर्स। मतलब आप इफेक्टिवली जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रहे हो और एफिशिएंटली अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज कर रहे हो इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इससे क्या कहते हैं, इसे भी हम मैनेजमेंट ही करते हैं, राइट। अलग अलग तरीके हैं एक्सप्लेन करने का, बट आपको समझ में आना चाहिए कि जो अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है वो एक ही है कि ये मैनेजमेंट है। क्या वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है, गोल अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, और वो प्रोसेस है, राइट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट। सी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अभी हमने यहाँ तीन चीजें पढ़ी थी, राइट। वन इज प्रोसेस, देन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मैंने आपको बताया था। इसी को बेसिकली हम इन डिटेल जब समझेंगे तो हम उसे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सो सबसे पहले प्रोसेस, तो ये एक प्रोसेस है, राइट। आप एक फंक्शंस कर रहे हो, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू आप इतने सारे काम कर रहे हो, वो प्रोसेस क्या है, इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, उसको सही से करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर एरिया की जरूरत पड़ती है, आपको लोग हायर करने पड़ते हैं, आपको उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और साथ ही साथ जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें ये सारी चीजें आती है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी क्या होता है, कोई भी चीज को करना कम पैसे लगा के, राइट। बट इन दिस डेफिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो तब वो कभी भी एफिशिएंसी में नहीं काउंट करेगी, राइट। देन यू हैव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कोई भी काम को कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, देन यू आर इफेक्टिव, राइट। सी, means completing the right task to achieve the deputed goals within a time frame। आपका एग्जाम अभी आने वाला है, इसका जो टाइम फ्रेम है, अगर इसमें आप अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आते हो, बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आते हो, देन यू आर इफेक्टिव। बट बाय स्टडिंग इन लेसर टाइम, आपके पास टाइम कम है और स्टिल आप उसमें उतना ही मिनिमम रिसोर्सेस यूज करके अगर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पा रहे हो, अगर आप उसी लेवल पे पहुंच पा रहे हो, देन यू आर एफिशिएंट एज वेल। नाउ सपोज किसी कोई बच्चा आता है बोलता है कि यार मैंने तो सिर्फ 2 दिन पढ़ा बट आई डेंट पास, ऑल्दो उसने कम टाइम तो लिया, तो क्या वो एफिशिएंट हो गया? व्हेन यू डू नॉट अचीव योर task, right, when you do not complete your task with the minimum resources, it is not relevant, आप efficient नहीं हो। you have to be effective first to be efficient। आपका वो काम complete होना चाहिए, then only you will become an efficient person, अगर वो काम को आप कम टाइम में कर रहे हो, करेक्ट। I hope this is clear to all of you। चलिए अब हम इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। सी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ओके, हमने अभी देखा था कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस होता है गेटिंग थिंग्स डन। इसमें पूछ रहे कि ये जो प्रोसेस होता है इसका क्या मतलब होता है। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मींस सीरीज ऑफ स्टेप व्हिच आर नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। ये सारे जो भी सीक्वेंस में चीजें होती, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, इसको साइमल्टेनियसली हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। देन यू हैव व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, डिफाइन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब टास्क सही से करना और मिनिमम कॉस्ट से करना, राइट। कम से कम रिसोर्स को लगा के अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो हम उसे एफिशिएंसी कहते हैं। इज द मैनेजमेंट कंसर्न, सॉरी, हाँ, इज द मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, राइट, एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, अचीविंग द गोल्स। आप क्या कर रहे हो, अपना टास्क जो है, राइट टास्क जो है जो आपको करना चाहिए, आप उसे कंप्लीट कर रहे हो और अचीव भी कर रहे हो अपने गोल्स को विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कॉस्ट बेनिफिट। आप कॉस्ट बेनिफिट को कंसीडर नहीं कर रहे हो और आप बस अपना काम अचीव कर रहे हो, जो भी टास्क है उसको अचीव कर रहे हो। तो क्या यही ऑब्जेक्टिव होती है मैनेजमेंट की? क्या यही मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट का कंसर्न क्या यही है? डेफिनेटली नॉट। उसको एफिशिएंटली भी करना जरूरी है ना, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट, right, but also has to take into consideration the cost benefit। So no, management is not only concerned with doing the right task, completing the activities and achieving the goals, but also to take care into consideration to cost benefit, right, take into consideration the cost benefit। I hope this is clear। Let's see our next question।
राइट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Various input resources are required by the management to complete task efficiently. कोई भी टास्क को efficiently करने के लिए आपको बहुत सारे resources की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी 2 resources बनाने के लिए बोला है, बताने के लिए बोला है, राइट? तो अब सपोज करो कि कोई भी रिसोर्सेज अगर आप बनाना, अभी कोई भी एक काम आप करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए? आपके पास लोग होने चाहिए, राइट? तभी तो आप वो काम एफिशिएंटली कर पाओगे। अगर आपको अकेले में करना है तो आप कैसे कर पाओगे? अब लोग अगर आप हायर करोगे या फिर जो भी आप सामान खरीदोगे, आपको आपके पास टेक्नोलॉजी होनी पड़ेगी, राइट? अगर आप हाथ से लिख के हर टास्क करोगे तो वो काम बहुत डिले होगा। बट अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे तो वो बहुत एफिशिएंटली होगा। तो सबसे पहले तो आपको पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, देन आपके पास इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आप काम कर सको। अब ये दोनों के लिए आपको एटलीस्ट पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, बिना पैसों के आप कैसे ये सब चीज अफोर्ड कर पाओगे, राइट? एंड साथ ही साथ जो भी आप करोगे उसका मटेरियल का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। सो क्या क्या चीजें हैं? मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन, ये सारी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो है आप वो आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट? देन वी हैव हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है? अभी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ऑल्दो मैनेजमेंट सब लोग करते हैं, राइट? ऑल्दो जो टास्क होता है ना, जो प्रोसेस होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये जितने भी हमने टास्क देखे, ये जो भी फंक्शंस है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वेदर नोइंग और अननोइंग। एक छोटा किराना वाला भी कर रहा है और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है। बट मैनेजमेंट क्या होता है? उसी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना। वही जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर हम उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अच्छे से करते हैं तभी हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट से आपका एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगा? अब यही सारे जो टास्क है, अगर आप उसको और अच्छे से करोगे तो आपका पैसा बचेगा, राइट? और आप जल्दी भी कर पाओगे, तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ना। एग्जैक्टली वही लिख रखा है कि द मैनेजर रिड्यूसेस द कॉस्ट। जो भी मैनेजर होता है क्या, और इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करता है कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है आपका, आप इसको अच्छे से करके ही ये चीज कर सकते हो, करेक्ट? नाउ लेट्स सी our next question. A successful enterprise has to achieve the goal efficiently and effectively. Explain. ये NCERT का आपका क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा कोई भी सक्सेसफुल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे अपना गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना पड़ेगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का दोनों का डेफिनेशन डाल दिया है, ठीक है? आप दोनों को एक्सप्लेन कर दो कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। Then what they have done is they are saying that successful organization, फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई भी काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब हमने सक्सेस हमने बोला कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल्स को अचीव करने से आएगी। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली को डिफाइन करा। अब सक्सेस कैसे, तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम सक्सेसफुल होगा नहीं? तो उसके पैरामीटर्स क्या है ना? मेजर कैसे होता है? तो आप प्रॉफिट से कर सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक, जो भी आपका प्रोडक्शन टेक्निक है, अगर वो कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं, आप इस बेसिस पे चेक कर सकते हो, राइट? आपके अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, आप इस बेसिस पे भी चेक कर सकते हो। तो ये सारे कब पॉसिबल होंगे? अगर बिजनेस इज एबल टू कंप्लीट इट्स ईच एंड एवरी टास्क इन द डिजायर्ड डेडलाइन विद मिनिमम वेज, राइट? ऑफ द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो भी आप सामान बना रहे हो, अगर आप उसे कम से कम कॉस्ट में बनाओगे और जो भी आपका डेडलाइन है आप उससे पहले अगर मीट कर लोगे, तभी तो आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सही टाइम पे दे पाओगे। और अगर कम प्राइस में है तब आप प्रॉफिट भी कमा पाओगे, राइट? तो एफिशिएंटली और इफेक्टिव करने से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? सो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टुगेदर लीड्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ बिगर of the business goals and success of the business enterprise, right? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब एनसीईआरटी में एक आपका केस स्टडी, इसमें क्या बोलता है कि अशिता अशिता एंड लक्षिता, ठीक है, ये एम्प्लॉयज है एक कस्टम ज्वेलरी शॉप में। ओके, कस्टम ज्वेलरी बनाती है ये, और इसके पास 1000 ब्रेसेस का डिलीवरी का आता है 4 दिन में, है ना? रिक्वेस्ट आती है, अर्जेंट ऑर्डर आता है, राइट? कि आपको 1000 ब्रेसेस जो है 4 दिन के अंदर अंदर बनानी है। अब जो कंपनी है, जो आपका एंटरप्राइजेस है, वो क्या करता है, दोनों के बीच में 500 डिवाइड कर देता है कि आशिता तुम भी 500 बनाओ एंड लक्षिता तुम भी 500 बनाओ, राइट? अब आशिता जो है वो 500 बना लेती है, लेकिन उसका कॉस्ट लगता है 55,000, राइट? शी इज एबल टू कंप्लीट द टास्क, बट जो जो कॉस्ट उसने असाइन करा था उससे ज्यादा लग जाता है। सो 500 ब्रेसेस जो था, और ईच ब्रेस का कॉस्ट उन्होंने बोला था कि $100 होना चाहिए, $100 शुड बी चार्ज फॉर ईच
ब्रेसेस है ना, 100 रुपीज कॉस्ट आनी चाहिए थी, बट उसका एक्चुअल में अगर हम 500 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 50,000, और इसका लगा कितना 55,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, राइट। अब लक्षिता ने क्या करा, उसने सिर्फ 450 बनाया, ऑल्दो उसने 90 यूनिट्स 90 पर यूनिट्स बनाए, मतलब ऑल्दो शी वाज एफिशिएंट बट शी वाज नॉट इफेक्टिव। तो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था कि अगर आप इफेक्टिव नहीं हो तो आप एफिशिएंट नहीं हो सकते हो। एफिशिएंट होने के लिए यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द टास्क, राइट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है आपसे, वेदर आशिता एंड लक्षिता वेर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, गिव रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर, राइट। हमें रीजन देना है और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। तो इसमें क्या बोल रखा है, Ashita was effective but not efficient, right? Because she was able to complete the task on time, but उसका cost ज्यादा लगा था, right? तो she is inefficient. Lakshita was neither effective nor efficient, right? ना वो effective थी ना वो efficient थी, क्योंकि उसने कम cost तो लिया but उसने task complete ही नहीं करा, right? So she was not able to complete the task on time. See, efficiency means completing the given work in the required time, whereas efficiency means, sorry, effectiveness means कि आप काम को सही टाइम पे कर रहे हो, और efficiency का मतलब है completing the work with minimum cost and resources, right? तो completing the work is prima facie very important. Now let's move on to our दिस केस स्टडी, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस। एक मीता बंदी है जिसके पास सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस है, शी इज डूइंग अ बिजनेस एंड विच इज वेरी सक्सेसफुल, ओके। हर आइसक्रीम्स आर अटरली डिलीशियस, इट इज वेरी डिलीशियस, और वो फ्रेश मिल्क से बना रही है, ठीक है। अब इट इज जस्ट गिवन कि वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यही सब लिख रखा है इसमें। अब इसमें क्या बोल रखा है, टू अर्न हायर प्रॉफिट, उसको हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए व्हाट शी डज इज स्टार्ट कटिंग कॉस्ट। उसने क्या करा, कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया, कि जहां जहां पर भी कॉस्ट लग रहा था कहीं कहीं से थोड़ा शी ट्राइड सेविंग, बट उसके कारण हुआ क्या, किसी समटाइम्स इट लीड्स टू एन डिले। अब जैसे अगर वो दो बंदे रख सकती थी डिलीवरी के लिए, बट अब शी इज टेकिंग ओनली 1 पर्सन, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि सही टाइम पे नहीं रीच कर पा रहा है मार्केट उनका प्रोडक्ट, राइट। द डिमांड ऑफ हर आइसक्रीम इसके कारण डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट हर टास्क, जो भी उसको मिल रहा है, जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो मार्केट में डिमांड है वो रिड्यूस करता जा रहा है, राइट। शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू अ कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर जो थे उन्होंने देखा कि क्योंकि शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द डिमांड्स, तो कॉम्पिटिटर केम इन और उसने कुछ शेयर्स गेन कर लिया, ठीक है। बट नाउ शी हैज गॉट बैक टू बैक 4,000 आइसक्रीम पैक ऑफर्स, मतलब अब उसके पास एक नया ऑर्डर आया है जिसमें उसको 4,000 आइसक्रीम पैक्स डिलीवर करने हैं। तो इसके लिए व्हाट शी हैज डन है, शी हैज हायर्ड एडिशनल वर्कर्स, उसने एडिशनल वर्कर्स हायर किया है, राइट। बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, अब इसके कारण क्या हुआ कि उसने बहुत सारे लोग तो हायर कर लिए, बट इसके कारण जो उसका बनाने का 4,000 आइसक्रीम बनाने का जो कॉस्ट था वो बहुत हाई हो गया। तो व्हाट शी रियलाइजेस वाज शी इज इग्नोरिंग वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैनेजमेंट का होता है वो इग्नोर कर रही है वो। तो हमें आइडेंटिफाई करना है वो एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो एक्सप्लेन कर रही है, और इसे हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट। तो हमें इसमें क्या पता चला कि शी डिड अ लिटिल कॉस्ट कटिंग, और कॉस्ट कटिंग के कारण वो उसने अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिलीवर नहीं कर पाई, सो शी वाज नॉट इफेक्टिव, राइट। वो इफेक्टिव नहीं थी और इसके कारण उसका मार्केट शेयर डिक्लाइन कर गया। बट लास्ट में क्या हुआ कि शी हायर्ड अ पर्सन, बट उसके कारण उसका कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर गया। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, दैट शी गॉट बैक टू बैक ऑफर फ्रॉम 4,000 आइसक्रीम, ये इस सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है कि क्योंकि 4,000 उसके पास ऑफर आया और उसने नए लोगों को हायर कराया, उसके कारण उसका कॉस्ट इंक्रीज कर गया है। तो शी रियलाइज कि उसने शी वाज मिसिंग समथिंग, तो उसी को क्या मिस कर रही थी, एफिशिएंसी, राइट, इफेक्टिवनेस, दैट उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए शी हायर्ड मोर पीपल, सो शी इज इफेक्टिव, शी विल बी इफेक्टिव, क्योंकि उसने और लोगों को तो हायर कर लिया, बट उसके कारण उसका प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो है वो बहुत हाई जा रही है। तो इसके कारण क्या हुआ, एफिशिएंसी नहीं आ रही है। तो एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच वाज बीइंग इग्नोर्ड इज एफिशिएंसी, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कोई भी टास्क को कम से कम रिसोर्सेस कम से कम कॉस्ट में करने से हम उसे एफिशिएंसी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। इफ मोर वर्कर्स आर हायर्ड, आप सोचो कि अगर ज्यादा लोग को हम हायर करेंगे तो उसके क्या होगा, टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसे इफेक्टिव कहेंगे, राइट, क्योंकि आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है तो आप इफेक्टिव हो। लेकिन इफ मोर वर्कर्स आर हायर्ड, आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा,
देन इट इज नॉट एफिशिएंट, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे। सिमिलरली अगर आप कैरी आउट करते हो सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, आपने किसी भी और को हायर नहीं करा है, तो इसके कारण आपका कॉस्ट तो एफिशिएंट हो, कॉस्ट तो कम हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, एफिशिएंट। लेकिन अगर आप उसी मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके कारण क्या होगा, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, ना आप इफेक्टिव रहोगे ना आप एफिशिएंट रहोगे, क्योंकि आपका टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so now this topic is also complete. Now let's move on to our next topic. The next topic is characteristics of management. Characteristics of management क्या होता है? मैनेजमेंट के फीचर्स या मैनेजमेंट का क्वालिटी, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो आखिर है क्या, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो इससे क्या क्या कैरेक्टर हमें मिलेंगे, राइट, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसमें। सो द फर्स्ट वन इज एट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब ये क्या करता है, आपके डिपार्टमेंट में सपोज देयर इज अ कंपनी, उसमें डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सारे लोग का जो एफर्ट है उसको एक गोल देता है, एक डायरेक्शन देता है। सी व्हाट इट सेज इज इट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, राइट। आपका एक गोल होता है और आपके जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग सब उसी डायरेक्शन में एक गोल पे अपना फोकस करते हैं, right? So what is management? It is a goal oriented process, right? Management is all pervasive, मतलब आप कुछ भी करो आपके लाइफ में भी, आपको पता है कि आपको हर चीज मैनेज करना पड़ता है, आपको एग्जाम के लिए आपको पढ़ाई का टाइम मैनेज करना पड़ता है, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। किसी कंपनी को चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, राइट, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उन लोग को भी मैनेज करना पड़ता है। तो सी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब है एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, राइट। सो the activity involved in managing an enterprise is common for all organization, no matter what kind of organization it is, whether economical, whether economic or social or political, whether you are working for profit, whether you're doing a non-profit organization or you are a political enterprise, कोई भी हो आपको applicable होगी ये, right? Now let's the next one is मल्टी डायमेंशनल। सी मैनेजमेंट आप सिर्फ इंसान का नहीं करते हो, आप अपने काम का भी मैनेजमेंट करते हो, जो ऑपरेशंस हो रहा है उसका भी मैनेजमेंट करते हो। सी मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ओके। सो अभी आप बोलोगे कि वर्क और ऑपरेशन तो एक ही चीज हो गया, नो। सी फॉर एग्जांपल अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जाके ब्रिक्स तो नहीं लेकर रहे हो, राइट, बट समवन एल्स इज डूइंग इट। तो जो एक्चुअल ऑपरेशंस हो रही है, कोई अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक्चुअल वो प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हो, तो आपको ऑपरेशन जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है वहां को भी आप मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस इटसेल्फ है, उसको भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। और जो पर्सनल्स है, पर्सनल्स मतलब क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनको भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार मैनेज कर लिया फिर छोड़ दिया, राइट। ये प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम फ्रॉम सी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है, राइट। इट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। जितने सारे फंक्शंस है, सेपरेट सेपरेट फंक्शंस है, उसका कंटिन्यूअसली वो वर्क करता रहता है, राइट। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रुप एक्टिविटी, आप इंडिविजुअली क्या मैनेज करोगे, आपके पास लोग होंगे तब तो आप मैनेज करोगे ना। सो व्हाट इट डज, इट इंश्योर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। जितने भी बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको एक कॉमन डायरेक्शन देके प्रॉपरली इसको मैनेज करता है, राइट। कोऑर्डिनेशन कर पाते हो आप इफ यू आर डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Then you have dynamic function, right? Management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. See, proper management आपको अगर करना होगा तो आपको जितने भी नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं आपको उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जो भी नया सिचुएशंस आते हैं, नई चीजें इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, राइट, इतने सारे चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, तो ये सारे को आपको प्रॉपरली अडाप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो देन यू कैन अडाप्ट दीज थिंग्स। सो व्हाट इट इज अ डायनामिक फंक्शन, ओके। सो हमने देखा इतने सारे फंक्शंस होते हैं। देन वी हैव इनटैंजिबल फोर्स। सी आप मैनेजमेंट को देख तो नहीं सकते हो, जस्ट थिंक यू आर इन द ग्राउंड और आपके जो पीटी टीचर है वो स्टेज पे आते हैं एंड सडनली एवरीवन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिंगल लाइन, राइट। तो ऑल्दो यू कैन नॉट सी बट यू नो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट। सब लोग एक लाइन में आ जाते हैं। सो व्हाट, management is an intangible force, it cannot be seen but
द प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है उसके तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वहां प्रॉपर मैनेजमेंट है या नहीं है। ओके, सो ये सारे थे आपके फंक्शंस। अब फंक्शंस बेसिकली बोले तो ये जो आपके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो फीचर्स है आपके, ये क्वालिटीज होते हैं। अब ये सारे अच्छे क्वालिटीज है, राइट? तो जो अच्छे क्वालिटीज किसी भी चीज में होती है उसी को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारा डायनामिक फंक्शन है, राइट? तो ये सारी चीजें इनकी क्वालिटी में भी आ जाएगी। इसके व्हेन विल स्टडी इंपॉर्टेंस, उसमें भी ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करना है, राइट? हमारे पास 7 जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हमें सारे याद रखने तो हम कैसे रखेंगे? सी, मैनेजमेंट इज एन intangible, multi-dimensional and a dynamic activity which continuously achieves its pervasive goal by group activity. Okay, कैसे याद रखेंगे? देखिए, मैनेजमेंट क्या है? एक इंटैंजिबल, मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी है? इंटैंजिबल, मल्टी डायमेंशनल एंड डायनामिक एक्टिविटी, जिससे आपका जो परवेसिव गोल होता है उसे आप कंटिन्यूसली अचीव करते हो ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। ओके, अगर आप इसे अच्छे से याद कर ले तो देखिए, सबके ऊपर मैंने यहाँ पर मीनिंग दे रखा है। इंटैंजिबल फोर्स है, मल्टी डायमेंशनल है, डायनामिक फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑल परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है एंड ग्रुप एक्टिविटी है। आई होप ये सारे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स सी ऑल द क्वेश्चंस जो इसके हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? इसमें क्या पढ़ने वाला है? पहला क्वेश्चन क्या है कि गिव एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो अभी हमने जो भी पढ़ा आप उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम थिंग विल बी देयर, एनी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी 5 कैरेक्टर्स। ये अलग अलग टाइम पे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, राइट? तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इफ यू सी, सेम थिंग इज रिटन, राइट? इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स। ये सारी चीजें अभी हमने जस्ट पढ़ी है, आपको एज इट इज उसको याद रखने हैं, और इसको याद रखने का भी टेक्निक हमने देख लिया है। द सेम थिंग वी विल राइट इट हेयर। ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सी, वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट? मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा था ना कि ये जो होता है इसमें हम लोग पीपल को मैनेज करते हैं, वर्क को मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ हम ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। तो इसको मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी नीड टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स। लेट्स सी व्हाट वी नीड टू राइट इन एग्जाम। सी, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स management of work, management of people and management of operations, right? See, each and every organization has some work to perform. द मैनेजमेंट क्या करता है? उसे ट्रांसलेट करता है। द मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दोज वर्क इनटू गोल एंड रिसोर्सेज, कि आपका ये गोल होना चाहिए और इस गोल करने के लिए आपको ये सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और आप इसके थ्रू ये गोल ऑब्जेक्ट आप अचीव कर सकते हो। सी व्हाट इट डज इज मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इनटू गोल्स टू अचीव एंड आल्सो मेजर्स देम टू एंड आल्सो मीन्स टू अचीव इट, कि आप कैसे अचीव करोगे उसका मीन्स भी वो बताता है। सी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट, राइट? ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का एकदम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। सी, ह्यूमन रिसोर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना एआई अभी तक आई है रिप्लेस करने के लिए, ना कंप्यूटर है। सी, इट इज द ग्रेटेस्ट एसेट जो एक कंपनी के पास हो सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉइज, राइट? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग पीपल वर्क, डीलिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, आपको इसे डील और कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर आप इसे प्रॉपरली नहीं करोगे, उनके उनके वीकनेसेस पे आपको वर्क करने पड़ेंगे, उनके मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा, उनका जो ऑब्जेक्टिव है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंक करना चाहिए, राइट? देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब कोई भी बिजनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बना रही होती है, राइट? ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट टू सर्व, राइट? सम सर्विस, या तो आप कोई प्रोडक्ट है या तो कोई सर्विस है जो आप प्रोवाइड करो सर्वाइवल के लिए। जो this requires the process through which the input of material are transformed into the desired। ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो इनपुट और आउटपुट, इनपुट से जो प्रोसेस होके आउटपुट आता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको प्रॉपरली आपको मैनेज करना होता है, राइट? सो इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर एनी डाउट्स यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, राइट? सी, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट्स मल्टी डायमेंशनल। हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स,
पहले हमें बोला डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने, किस चीज का डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स का, किसका, इट्स मल्टी डायमेंशनल, राइट। तो मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें होती है, राइट। तो अभी इसमें क्या बोल रखा है, specifies that the task of management is to be made to strengthen the human resources effectively and their weakness irrelevant towards achieving the organization objective, right। कि उसका जो वीकनेस होते हैं वो इरेलीवेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, हमें उसे इंप्रूव करना चाहिए, हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स का कभी भी बात आए, ह्यूमन रिसोर्सेस को अगर हम प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं तो आप क्या डील कर रहे हो, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ पीपल से डील कर रहे हो, राइट। सो इट विल बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मीन। चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी आप प्रॉपरली मैनेजमेंट तो कर रहे हो, तो मैनेजमेंट करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। आप मैनेजमेंट कर तो रहे हो बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव, हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब एज अ कंपनी एज अ होल आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आप क्या चाहते हो। अगर आप कोई भी कंपनी हो तो आप क्या चाहोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्वाइव कर सको मार्केट में, राइट। आप ये तो नहीं चाहोगे कि आओ आओ और बैंकरप्ट हो जाओ, आपके पास पैसा ही नहीं अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, राइट। तो आप चाहते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्वाइव कर सको। सर्वाइव आप कैसे करोगे, अगर आपका जो सेल्स है वो इनफ है आपके कॉस्ट को मीट करने के लिए, देन यू कैन सर्वाइव। व्हाट नेक्स्ट यू वांट प्रॉफिट, कि आपके पास प्रॉफिट हो। अभी सपोज यू आर सर्वाइविंग एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपका कॉस्ट और प्रॉफिट इक्वल होता है, मतलब यू आर जस्ट सर्वाइविंग समहाउ, राइट, एज इट सेड। बट अभी आपको चाहिए कि कभी ऊपर नीचे भी तो हो सकता है मार्केट में, हो सकता है कि कभी आप प्रॉपर सेल नहीं कर सको। सो यू वांट कि प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो, कि ये जो रिस्क है उसको आप कवर कर सको। अगला चीज क्या रिक्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट। एंड देन वंस द प्रॉफिट इज आल्सो अचीव, आपका रिस्क कवर हो रहा है, तो जितना भी पोटेंशियल है मार्केट में आपका ग्रो करने का, अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उसके ग्रो करना चाहोगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि सबसे पहले वो सर्वाइव करना चाहेगा मार्केट में, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा अपने रिस्क को कवर करने के लिए, और उसके बाद वो ग्रो करना चाहेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट organization management is expected to work for achievement of goals for the better of all stakeholders। stakeholders का मतलब क्या होता है, आपके जितने भी लोग एसोसिएटेड होते हैं ना एंटरप्राइज से, हम उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। जैसे आपके कस्टमर भी आपके स्टेक होल्डर्स है, आपके डेटर और क्रेडिटर भी आपके स्टेक होल्डर्स है, आपके कंपनी के ओनर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, और आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, राइट। तो इसमें क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले आपको सर्वाइवल जो हमने अभी एक्सप्लेन करा था, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। सेम थिंग इज रिटन है कि मैनेजमेंट स्ट्राइव करता है अर्न इनफ कि आप रेवेन्यू से कॉस्ट को मीट कर सको। प्रॉफिट मतलब इंश्योर करेंगे, हम क्या इंश्योर करेंगे, कवरिंग द रिस्क, की जो भी आपका रिस्क है वो आप कवर कर सको। और जो आपका ग्रोथ है उसमें हम क्या चाहेंगे कि फुलफिल जो भी ग्रोथ पोटेंशियल है रिमेनिंग इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ पोटेंशियल है आप उसे अचीव कर पा रहे हो, आप उसको अपना जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस है उसको यूज करके आप वो ग्रोथ कर पा रहे हो, राइट। द नेक्स्ट वन इज सोशल। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो कर रहे हो बट आप इतने सारे रिसोर्सेस कहाँ से यूज कर रहे हो, अपने सोसाइटी से यूज कर रहे हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप वो भी फुलफिल करो। अब आप वो कैसे फुलफिल करोगे, आप चैरिटी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट वन थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज आप आपका जो प्रोडक्ट है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हो, राइट। आप सोशली क्या डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आप सोसाइटी से ही सब कुछ ले रहे हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी को हैम्पर ना करो, राइट। सी सोशल ऑब्जेक्टिव व्हाट इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कौन होता है, यूजर्स होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, राइट, सोसाइटी का ये सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि आप जो भी प्रोडक्शन उसमें कम से कम धुआं निकले, राइट। तो ये है अपना सोशल। एंड व्हाट इज पर्सनल, पर्सनल मतलब मैंने आपको बताया था इंप्लॉयज को बोलते हैं। तो अगर आप अपने इंप्लॉयज को हायर कर रहे हैं तो उसका जो अपना पर्सनल ग्रोथ होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। मैनेजमेंट एम्स टू रिकंसाइल द पर्सनल ग्रोथ विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है और जो भी पर्सनल का ग्रोथ होता है उसको साइड बाय साइड लेके चलना चाहिए, राइट। आप सिर्फ अपना गोल देखोगे और उसका कोई भी अपना जो पर्सनल का जो ग्रोथ है, जो भी आपके एम्प्लॉय से गोल, अगर आप उसको सोचोगे नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करोगे, देन नो वन वुड लाइक टू वर्क फॉर यू। आपको अच्छे एम्प्लॉयज आपके पास कभी नहीं आएंगे, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर।
तो अब हम इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, करेक्ट, राइट। सी इस केस में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस है ना वो सारे कवर नहीं कर रहे थे जितने भी टॉपिक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सेम जो भी हमने पढ़ा है ना वो सेम टॉपिक मैंने यहाँ पर डाल दिया, सो दैट कि आप आराम से रिवाइज कर सको जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करेक्ट। सी लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, करेक्ट। देन वी हैव इन्यूमरेट थ्री इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, विच इज मनी ओरिएंटेड। इकोनॉमिक मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने तीन क्या ऑब्जेक्टिव देखे थे कि यू वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट एंड विद दैट यू आल्सो वांट टू ग्रो। सो ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, सर्वाइव, प्रॉफिट एंड ग्रो। जो सेम हमने एक्सप्लेनेशन वहां देखा था, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कंपनी ज्यादा बेच रही होगी तो ऑब्वियसली वो ग्रो कर रही होगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज है और एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एम्प्लॉयज है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कौन सा एम्प्लॉय कौन सा कंपनी बड़ा है। एक कंपनी 1 लाख का सेल कर रही, एक कंपनी 100 करोड़ का सेल कर रही, आप ऐसे ही बता सकते हो कौन सा कंपनी बड़ा है, राइट। तो इंडिकेटर्स क्या होता है कि कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड अ न्यू सोलर पावर ट्रेन। इंडियन रेलवे ने क्या करा है, अभी एक नया ट्रेन बनाया है जो सोलर से पावर लेता है, राइट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। तो सोलर पावर जो है आपका, इसके कारण अबाउट 21,000 लीटर्स डीजल वो सेव कर रहा है, राइट। तो वो इतना सारा पैसा जो है आपका 12 लाख रुपए पर ईयर दे आर सेविंग। सो व्हाट दे आर सेइंग, नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इज अचीव्ड। इसके कारण आप क्या अचीव कर रहे हो, डेफिनेटली आप सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हो, तो आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो आप उसको फुलफिल कर रहे हो, राइट। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज इन द अबव केस, है ना, सक्सीड बाय सेविंग, है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली करके आपका डीजल बचा के, डीजल क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थियरी कंसेप्ट्स। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको जिस समय हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मैंने आपको उसी समय बताया था कि बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सी कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, उसके फीचर्स, राइट, उसकी क्वालिटीज। अब जो अच्छी क्वालिटीज होती है उसी को तो हम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, राइट। तो हमें वो भी इसमें मिलने वाली है। लेट्स सी, the first one is achieving group goals. It helps in achieving group goals by giving a common direction to individual efforts. हमने वहां पर भी पढ़ा था कि वो क्या करता है, ग्रुप गोल्स को स्ट्रीमलाइन करता है, राइट। सो द सेम थिंग इज अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट हेल्प्स in achieving group goals by giving common direction to individual efforts, right. It increases efficiency. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि जो मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है आप उसको अच्छे तरीके से करते हो। प्रोसेस इन द सेंस फ्रॉम प्लानिंग टू डायरेक्टिंग, ये जो इंटायर प्रोसेस है आप उसको एफिशिएंटली कर रहे हो, इसलिए आपका जो आपका जो प्रोसेस है वो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वेरी बेसिक आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था दैट इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण क्या होता है, आप जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होते हैं उसको आप अडेप्ट कर सकते हो, राइट। अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, राइट, जो भी आपके जो भी एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनका भी जो ग्रोथ है उसको अचीव कर सकते हो, राइट। इट हेल्प्स अचीविंग द पर्सनल गोल्स बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच अ वे दैट बोथ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। ये भी हमने फीचर्स में देख रखा था, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये भी चीज पढ़ी थी। देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव में कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है, राइट। तो मैनेजमेंट जो होता है वो सोसाइटी डेवलप करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, करेक्ट। आई होप देखिए मैंने इसको सारे कोरिलेट करके समझाया आपको कि इधर उधर से लिया, बट
अगर आपको बस इंपॉर्टेंस समझना है तो आप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। वो आपको ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि उस जितने भी लोग होते हैं वो एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। आपका एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका कॉस्ट कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन पाता है, क्योंकि आप जो डायनामिक इन्वायरमेंट होते हैं उसको अडाप्ट कर पाते हो। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके एम्प्लॉयज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है और जो आपके ऑब्जेक्टिव, उसको आप साइमल्टेनियसली लेके चल पाते हो, राइट। और आप सोसाइटी का भी भला कर पाते हो, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये सारे मैनेजमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। अब हम इसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद कैसे रखेंगे। सी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक होती है, इट अचीव्स ग्रुप गोल्स बाय अचीविंग इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट। क्या बोल रहा है, एक जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। कैसे अचीव करता है, बाय अचीविंग इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब आप एम्प्लॉयज का भला करोगे, जब आप एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे और अपना एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे, तो आप और सोसाइटी को डेवलप करोगे। आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को डेवलप कर रहे हो, अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हो और पर्सनल को ऑब्जेक्टिव को डेवलप कर रहे हो। मतलब जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर रहे हो, मतलब इंप्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव कर रहे हो। तो ये तीन चीज करने से आपको क्या हो रहा है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रुप गोल्स अचीव कर पाता है। कैसे अचीव कर पाता है, बाय अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड डेवलपिंग सोसाइटी, करेक्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर अभी तक। आई होप देर इज नो डाउट। चलिए अब हम इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सेकेंड। हमारे पास इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इजीली ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो ये टॉपिक कंप्लीट ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंस में क्या पूछ लेगा कि 5 फीचर्स बता दो, कितना लोग केस स्टडी बना पाएगा इस पे, राइट। तो उतना कोई स्ट्रेस लेने का बात ही नहीं है, बस आप उसको याद करने के सारे पॉइंट्स, उसको अच्छे से याद करने की आप लोग कोशिश करिए, राइट। एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स विच हाईलाइटेड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो हमने अभी देखा ये कॉमन डायरेक्शन में हेल्प करता है, राइट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उसको कॉमन डायरेक्शन देता है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए हर चीज नहीं रट सकते हो, तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रहे, सो दैट कि आप एग्जाम में उसको अपने बना के लिख सकें, राइट। ये रिड्यूस करता है कॉस्ट, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, अडाप्ट करने में हेल्प करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट का, बाय मोटिवेटिंग और लीडिंग। क्या करता है, ये बोथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो, आप अकॉम्प्लिश कर पाते हो बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप मैनेज क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी होता है उसका भी डेवलपमेंट करते हो। इसमें पूछ रहे हैं हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो सोसाइटी डेवलप होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओगे तो इन्वायरमेंट डेवलप होगी, राइट। तो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स। आप क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स, तो जो मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, राइट। नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने से एंड लीडिंग द पार्ट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप अगर अपना, अगर एक कंपनी डेवलप करती है तो पूरा देश डेवलप करता है। आप सोचिए रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ओपन करती तो क्या हमारा इकोनॉमी ग्रो कर पाता। तो आप जब नए टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करते हो तो क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी है वो भी डेवलप करता है। वी ऑल्सो गेट न्यू टेक्नोलॉजी। सी, अगर स्मार्टफोन्स अगर इंडिया में नहीं आए होते तो अभी भी हम लोग कीपैड यूज कर रहे होते। सो अगर ये नया टेक्नोलॉजी इंडिया में आया है तो इसके कारण हमारा लाइफ भी बढ़ा है, तो सोशली वी आर गेटिंग बेनिफिटेड, राइट। Let's see the next one. How does the management help in achieving पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय का गोल कैसे अचीव करने में हेल्प करता है, कैसे अचीव करता है, बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच अ वे। आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो और उसको रास्ता दिखाते हो, उसको लीड करते हो इन सच अ वे कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स है उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, पर्सनल गोल्स है, वाइल कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और पर्सनल गोल्स को आप साथ में लेके चल रहे हो, राइट। Now let's move back to our concepts. अभी ये कंसेप्ट क्या है आपका, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखते हैं कि नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट अगर हम बोल रहे हैं तो क्या वो एक आर्ट है, क्या वो साइंस है, क्या वो प्रोफेशन है। नेचर क्या है इसका, अगर आप प्रोफेशनली अगर आप बनते हो, मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, तो क्या हम आपको प्रोफेशनल बुला सकते हैं, क्या ये साइंस है या फिर ये एक आर्ट है, ये चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख सकते हैं मैनेजमेंट तीन चीजें। अब
हाउ डू वी स्टडी दिस ना, वी टेक दिस लाइक फॉर एग्जांपल आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। अब आर्ट साइंस प्रोफेशन के अपने कुछ क्वालिटीज होते हैं। हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि ये जो क्वालिटीज है इस चीज की, क्या वो उससे मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट है ना, तो आर्ट में वी नो दैट देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, देयर इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि हर लोग अपनी तरह से उसको अप्लाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू ही आता है। ये क्या फीचर आर्ट के हैं। बट अब हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट भी ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे फीचर्स है, क्या वो फुलफिल करती है। एंड वी विल डू दिस थिंग्स टू ऑल दिस थिंग्स, राइट। हम लोग आर्ट के साथ भी यही करेंगे, साइंस के साथ भी यही करेंगे, एंड प्रोफेशन के साथ भी यही करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आर्ट। आर्ट में क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या बोल रहा है आर्ट के पास कि इसमें बहुत सारे लिटरेचर है जो चीजों को आपको अवेलेबल है, जिसको आपको पढ़ के आप उसमें एक्सपर्टीज कर सकते हो, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजमेंट हैज टू स्पेशलाइज इन। मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज होते हैं और आप इंडिविजुअल एरिया पे स्पेशलाइज कर सकते हो, तो यस दिस एग्जिस्ट, राइट। सो वी कैन से कि आर्ट का ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में भी है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी मैनेजर के पास ऐसा तो है नहीं कि अगर आप और मैं दोनों एक मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग दोनों हर चीज को सेम ही अप्रोच रखेंगे। तो क्या है, ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, राइट। लाइक एनी आर्ट, इट इज इन द मैनेजमेंट टू, अ मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी नॉलेज वो एक्वायर करता है, इन पर्सनलाइज्ड इन अ यूनिक मैनर, राइट। दिस गिव राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, राइट। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जैसे there is one person who likes to manage everything by himself, now there is another person who likes to delegate things। तो ये सारी पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि आप क्या कर रहे हो खुद से, राइट। उसके बाद क्या है, ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है कि एक डिफाइंड लाइन है जो आपको हर चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिटर्न है कि अच्छा ये सिनेरियो है, इसमें ये करना है। ये एक प्रैक्टिस से आप लर्न करते हो कि अच्छा इसको ऐसे मैनेज करना होता है, इसको ऐसे अच्छे से करना होता है, और ये आपका क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, राइट। सी मैनेजमेंट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ मैनेजर गेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम मोर इफेक्टिव। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आप मैनेज करोगे, उतना ज्यादा आप एफिशिएंट होते जाओगे, करेक्ट। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या बोलता है, साइंस में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, राइट। साइंस के लिए क्या है, देयर इज अ सेपरेट बॉडी व्हिच हैज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। जितने भी थियरीज वगैरह हैं, सारे एक सिस्टमैटिक वे में आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो इसमें क्या बोलता है, लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन इट्स ओन विच हैज इट ओन थियरी एंड प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट होता है उसका भी अपना थियरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के थियरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन क्या दे रखा है, दैट डेवलप्स ओनली वंस अ लाइफ टाइम। सो द फ्यूचर साइंस इज प्रेजेंट इन दिस, द फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन दिस मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि साइंस में तो हमारे पास थियरीज होते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सेम चीज अप्लाई होता है मैनेजमेंट में भी। बट आप ये सोचो कि जो मैनेजमेंट के जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, राइट। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप जापान में हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, दोज प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड थ्रू आउट इन सेम मैनर। बट क्या ये मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करता है, नो, बिकॉज द कल्चर डिफर्स, द पीपल डिफर्स। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। अगर आप देखो, प्रिंसिपल्स of management like principle of is a pure science provides manager with certain standardized techniques। ये क्या करता है, एक standardized technique ही provide कर पाता है आपको, that can be used in different situations, right? However, since the principle of management have to be modified according to the given situation, क्योंकि आपको modify करना पड़ता है हर different situation के लिए, their application and use is not universal। ये एक universal concept नहीं है, so this feature is not fully present in management। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये fully science है। एक और क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सी, ये तो एक ऐसा चीज नहीं है ना जिसको हमने अलग से डिवाइस करके लिख लिया। वी ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स। हमने जो हेनरी फ्योल थे या फिर जो भी आपके ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली वर्क करा, एंड दे आइडेंटिफाइड ओके दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द एरिया जहां पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए, राइट। लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर डिराइव थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके ही आप अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं। हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग, है ना, तो ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही चेंज होता रहता है।
राइट, that outcome of experiments are not capable of being accurately predicted. अब जो साइंस होता है उसमें क्या होता है कि you know when two, if you mix two elements, you know what is going to be the result, but it is not present in मैनेजमेंट. अगर आप मैनेजमेंट में करते हो तो हर आदमी डिफरेंट होता है, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो the resultant of the same action, the same words that you speak could differ to different people, right? ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने देख लिया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, बट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है इसमें, राइट? नाउ वी विल सी मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन. इस दोनों में हमारे पास तीन तीन थे, और मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन में हमारे पास 5 पॉइंट से कंपेयर करने के लिए, राइट? तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सी प्रोफेशन बोलने से आपके दिमाग में क्या आता है? प्रोफेशन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? प्रोफेशनल क्या होता है? जो सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी. तो दीज आर प्रोफेशनल. व्हाई? बिकॉज ये लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा बाउंड होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अभी जाके सीए बन सकता है. दे हैव टू पास एन एग्जाम, एंड आफ्टर इवन पासिंग द एग्जाम, जो आईसीआई होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, वो उसको गवर्न कर रही होती है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. कि क्या इसके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो बोलता है ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस, राइट? उसके बाद क्या बोला है? इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट में भी हमारे पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कंपेयरिंग द वेल डिफाइंड नॉलेज. ठीक है, तो इसके क्योंकि मैनेजमेंट में भी ये चीज प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. देन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या बोलता है कि अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको सीएस बनना है, अगर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है. लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको कोई एग्जाम पास करना पड़ता है क्या? नो, राइट? बिकॉज अगर आप अभी भी किसी कंपनी में, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट जानते हो, तो अभी भी कोई कंपनी आके आपको हायर कर सकती है. तो क्या बोला है? द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, राइट? But there is no restrictions on anyone being appointed as a manager. मैनेजर अपॉइंट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे? ये जो फीचर होती है ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में. दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन, दैट प्रोफेशन इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन. ओके, प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बोलता है? लीगल मेडिकल. अब बहुत सारे क्या है कि एसोसिएशंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना, आईसीआई होता है, डॉक्टर के लिए भी अपने प्रोफेशंस होते हैं. तो क्या इसके लिए प्रोफेशन है? तो क्या बोल रखा है? लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड, है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन. उसके पास एक अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जैसे बार काउंसिल होता है, मेडिकल काउंसिल होता है, राइट? ये लोग सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं. देन देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स. ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स के लिए नहीं है, मैनेजर्स के लिए भी है, जैसे आईएमएआई, राइट? आईएमएआई भी एक जो कोड है वो मैनेजर के लिए बनाता है. बट ये जो कोड जो भी बनाते हैं ना, इसको आपको नेसेसरी नहीं है कि आप उसको फॉलो ही करो. हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन फॉर द मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशन. कोई नहीं बोलता है कि आप इसके मेंबर बनो ही तभी आप मैनेजर बन सकते हो. सी, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो आपका नाम जो है वहां दर्ज होना चाहिए. अगर आप एक बार काउंसिल, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, तो आपका बार काउंसिल में मेंबरशिप होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम अ लॉयर, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस लॉ. लेकिन अगर आप एक मैनेजर हो, तो आप वहां पर अपना, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके पास, राइट? यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट. देन वी हैव एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. इसके क्या, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होती है. क्या बोलता है? लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. क्या बोलता है? लीगल और जो प्रोफेशन होता है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा निर्धारित होता है. मैंने बताया था कि जैसे आईसीएआई है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल कोड्स बताते हैं, जिसके अंडर में कोई एक सीए वर्क करता है. जो बार काउंसिल होता है उसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसके दायरे में अंदर रख के कोई भी लॉयर लॉ प्रैक्टिस कर सकता है. IMAI has devised a code of conduct but no statutory obligation. आपके पास statutory backing नहीं है इस कोड का. जैसे जो भी
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है ना, ये इसके लॉ में लिखे हुए हैं। तो इफ समवन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इफ समवन इज अ लॉयर, देन दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कंपल्शन होता है। बट यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट बैक्ड बाय एनी लॉ, ओके, नॉट बैक्ड बाय एनी कोड। सो प्रिस्क्राइबली, ये बस एक प्रिस्क्राइब नेचर में है। देन वी हैव सर्विस मोटिव, राइट, द मोटिव ऑफ लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन। सी कोई भी अगर आप प्रोफेशन अगर देखोगे ना, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए भी करोगे, या फिर अगर आप डॉक्टर बनते हो, या फिर कोई अगर इंसान लॉयर बनता है, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि आप पैसों से आपका काम जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। इफ योर फीस इज लेस, तो आपका काम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। और हर समय चाहे किसी भी कोड रहता है ना, उसमें यही बताते हैं कि आपका जो काम है वो अच्छा होना चाहिए, नो मैटर व्हाट अदर थिंग्स आर। तो आपका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। सी द मोटिव ऑफ लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। जो भी सर्विस है आप अच्छे से देते हो, राइट। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपका कोई भी मैनेजर का, मैनेजमेंट का क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे अच्छा प्रोडक्ट बना के। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। आपका जो मोटिव होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यहाँ पर आप सर्विस ओरिएंटेड नहीं होते हो, आप लोगों को बेनिफिट के लिए आप ये नहीं कर रहे हो। आपका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, आप उस लिए पूरा प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे होते हो, तो हम इसे सर्विस मोटिव नहीं कह सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस नेचर ऑफ मैनेजमेंट थिंग। तो अभी हम इसको याद करने का टेक्निक देखते हैं।